Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss theories of drug interactions. So let's get started. थ्योरी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन है क्या? कौन कौन सी थ्योरी है जो हमें यहाँ पर पढ़नी है? साथ में ड्रग इंटरेक्शन किससे करता है, रिसेप्टर क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए ड्रग? ए ड्रग इज ए natural or synthetic substance which has a physiological effect when administered into the body. मतलब क्या है कि ड्रग एक नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जिसको जब बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है. सेकेंड वन इज रिसेप्टर. व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर क्या होगा? वो साइट होगी जो ड्रग को लेता है और ड्रग के साथ इंटरेक्शन करता है. सो इट इज a specific binding site present on the cell surface made up of protein or nucleic acid where a ligand can bind or initiate a characteristic response. रिसेप्टर क्या होगा? वो जगह जहाँ पर ड्रग अपना एक्शन स्टार्ट करती है. फर्स्टली जहाँ पर एक्शन स्टार्ट करेगी, जिसके साथ इंटरेक्शन करेगी, वही क्या है? आपका रिसेप्टर. Next one is types of receptors. Type of receptor may be intracellular और cellular. सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के रिसेप्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन्स कपल्ड, जो जी प्रोटीन्स कपल्ड आपके रिसेप्टर होते हैं. साथ में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं. ये कुछ रिसेप्टर्स के टाइप हैं. तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आपका इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर का मतलब है वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर लाई करते हैं. सो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर्स प्रोटीन. देखो मैंने कहा कि रिसेप्टर्स होते ही क्या हैं? प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, जो ड्रग को बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं. तो फर्स्ट इसमें हमने इस कैटेगरी में डिवाइड किया है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर रिसेप्टर प्रोटीन्स found on the इनसाइड ऑफ द शेल. इंट्रासेल्युलर नाम से पता चलता है कि सेल के अंदर रिसेप्टर है. टिपिकली कहाँ पर सेल के अंदर है तो कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर होगा. इन मोस्ट केसेस द लिगेंड ऑफ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर स्मॉल. सेल का साइज छोटा सा है तो भाई सेल के अंदर रिसेप्टर है तो उसका जो रिसेप्टर है उसका साइज भी क्या होगा? छोटा होगा. साथ में हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर को बिल्कुल भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं. ठीक है. और जितने भी रिसेप्टर होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ताकि ये रिसेप्टर तक पहुंच सके. जैसे कि हाइड्रोफोबिक जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोडाइल है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर हैं इनके एग्जांपल हैं. क्योंकि आपको याद रखना है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं वो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइज में स्मॉल होंगे. और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वो ही इनके साथ बाइंडिंग करेंगे. साथ में इनकी जो कैपेसिटी होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की रहेगी. तो ये था हमारा. फिर साथ में जो ऐसे न्यूक्लियस जो डीएनए आरएनए से बाइंड करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, उनको भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल इन वाली प्रॉपर्टीज ही रहेंगी. तो ये आप देख सकते हो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. यहाँ पर आपका कोई बाहर से ड्रग आई, उस ड्रग ने यहाँ पर सिग्नल भेजा और यहाँ पर ये आकर के ड्रग ने इसके साथ क्या कर लिया? बाइंड अप कर लिया है. तो ये होगी है ड्रग और रिसेप्टर के बीच इंटरेक्शन. नेक्स्ट आता है सेल सरफेस रिसेप्टर. सेल सरफेस रिसेप्टर वो रिसेप्टर जो सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाएंगे? सेल सरफेस रिसेप्टर. ए मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन भी प्रोटीन्स की बनी होती है जो लिगेंड्स को बाइंड करेगी लेकिन सेल के सरफेस के बाहर करेगी, तो इसको हम बोल देंगे सेल सरफेस रिसेप्टर. ठीक है. अब ये सेल के सरफेस के ऊपर होता है, सेल के सरफेस के बाहर ही हो रहा है, तो इसको सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा? क्रॉस नहीं करेगा. इसके लिए जो हम बात कर लेते हैं कि एक तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जो सेल के आउटसाइड होता है, ये सेल के सरफेस के ऊपर हो सकता है या सेल के इनसाइड हो सकता है. तो 3 टाइप के रिसेप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे.
और भी बहुत सारे टाइप के हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हैं। इन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स मीन्स गेट प्रोवाइड किया है आयन चैनल ने, और उस गेट के ऊपर कौन बाइंड किया, लिगेंड, तो उसको बोलेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स आर आयन चैनल्स दैट कैन ओपन इन रिस्पॉन्स। गेट कब ओपन होता है, जब हम एंट्री करते हैं अपने घर के अंदर, जब एंट्री करते हैं तब हम गेट को ओपन करके जाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो गेट आयन चैनल्स होंगे वो गेट को ओपन करेंगे, लिगेंड आएगा तब, लिगेंड आ जाएगा गेट को क्लोज कर लेंगे, ठीक है, वो बाइंड अप कर लेंगे। सो द ion channels that can open in response to the binding of a ligand. To form a channel, this type of cell surface receptor has a membrane spanning region with a hydrophilic water-loving channel through the middle of it. The channel lets the ions to cross the membrane without having to touch the hydrophobic core of the phospholipid bilayer. जो चैनल है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का रहेगा, जो ड्रग है उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट को टच करने के बिना ही जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करवा देगा, और जो भी रिएक्शन साइट होगी वहां पर आपकी ड्रग जो है वो जाकर के बाइंड अप कर जाएगी। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो, न्यूरॉन हो गया, नर्व सेल हो गई, ये सब इसके एग्जांपल रहेंगे। इन सब के अंदर यही प्रोसेस देखने को आपको मिलेगी। एग्जांपल ये रहेगा इसका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वो जी प्रोटीन्स के साथ ही रिएक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जी प्रोटीन के साथ ही इंटरेक्शन करने वाले जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है। जब जो कोई एक्सटर्नल सिग्नल है, जो कोई ड्रग है जो जी प्रोटीन सिग्नल को ट्रांसफर करेगी, तो वो जी प्रोटीन उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ कपल करेगा। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके नाम याद रख लेना। अब बात करते हैं थ्योरीज की। लिगेंड आपके एगोनिस्ट भी हो सकते हैं, एंटी एगोनिस्ट भी हो सकते हैं, ये सब आपको पता ही है। जो एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट ध्यान से देखिए, एगोनिस्ट क्या होते हैं बताइए मुझे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है एगोनिस्ट और एगोनिस्ट भी आपके फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, फुल एगोनिस्ट, पैरेलल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। तो फुल एगोनिस्ट क्या होंगे, लिगेंड्स दैट कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। फुल एगोनिस्ट, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस के अंदर, हम बीमार क्यों होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके साथ फाइट करती हैं। अगर एंटीबॉडीज वीक हैं और फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, अदरवाइज हम बीमारी से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ऐसे ही एगोनिस्ट का काम क्या होगा, जो ऐसे लिगेंड जो कंप्लीटली अच्छी तरीके से रिसेप्टर के साथ बाइंड अप करेंगे और अपना पूरा मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये अपना देंगे। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब आराम हो जाएगा, ये नहीं कि 100% क्योर हो जाएगा। और इनवर्स एगोनिस्ट जो बिल्कुल ही जिसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी जब वो रिसेप्टर साइड से जुड़ते हैं। तो बात करते हैं एंटागोनिस्ट के। एंटागोनिस्ट जो होते हैं एंट एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का जस्ट रिवर्स, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अगर ये इरिवर्सिबल हैं तो ये जरूरी नहीं कि एगोनिस्ट से ये compete कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है, कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। और जो रिवर्सिबल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव और दूसरा क्या आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एंटेगोनिस्ट competes with the agonist for the orthosteric site for binding to the same receptor। आपके पास दो टाइप के एंटागोनिस्ट हैं जो कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो हमने बोला कि वो एगोनिस्ट के साथ कॉम्पीट कर भी सकते हैं, नहीं भी, रिसेप्टर साइड से जुड़ने के लिए, लेकिन जो आपके रिवर्सिबल होते हैं वो compete करेंगे या फिर नहीं करेंगे, दो ही टाइप के होंगे। compete करेंगे, जैसे यहाँ पर आपकी कोई पेन था, आपको यहाँ पर आपकी मेडिसिन को जाना था, लेकिन यहाँ पर कोई एक एंटागोनिस्ट आ गया जो इसकी जगह पर अटैक करना चाहता है, तो ये आपका होगा कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट।
और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, एंटागोनिस्ट बाइंड्स एट डिफरेंट साइट, यहाँ पर ड्रग को एक्ट करना था लेकिन इसने यहाँ पर एक्ट किया है, तो डिफरेंट साइट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की। इसमें हमें डिस्कस करना ऑक्यूपेंसी थ्योरी, रेट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये 3 थ्योरी हमारे सिलेबस का पार्ट है, बाकी को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेंसी थ्योरी। ऑक्यूपेंसी थ्योरी क्या होगी, वही ध्यान से देखिएगा इसको। ऑक्यूपेंसी थ्योरी वाज गिवन बाय गैडम एंड क्लार्क। किसने दिया था इसको, जी एंड सी ने, गैडम एंड क्लार्क। This theory states that intensity of pharmacological effect is directly proportional to the number of receptors that are occupied by the ड्रग। ऑक्यूपेशन नाम से ही आपको पता चलेगा कि एक ऐसी थ्योरी जो ये बताती है कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी कोई भी ड्रग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितने नंबर ऑफ साइट प्रेजेंट है रिसेप्टर की। जितनी नंबर ऑफ साइट रिसेप्टर की ज़्यादा प्रेजेंट होंगी उतना ही उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है, ड्रग्स एक्ट ऑन बाइंडिंग साइट्स एंड activate them, resulting in a biological response that is proportional to the amount of drug receptor complex formed। अब इसने कहा कि ड्रग का काम तो क्या है भाई, एक्टिव साइट पर जाकर के जो रिसेप्टर था उसके साथ बाइंड अप करके एक्टिवेट करना, अपने फंक्शन को एक्टिवेट करना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना। अब इसने कहा कि जितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा अमाउंट में, कंसंट्रेशन में, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ड्रग का। नेक्स्ट वन इज अ रिस्पॉन्स सीजेस व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट। और ये रिस्पॉन्स टूट जाता है जब क्या करता है भाई, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक करता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ड्रग और आपका जो रिसेप्टर का था, एक कॉम्प्लेक्स ब्रेक करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर साइट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, साथ में जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। मतलब जैसे कि 10 रिसेप्टर थे टोटल, उसमें से 8 ऑक्यूपाइड हैं, 2 अनऑक्यूपाइड हैं, तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होगा अगर हम बात करें 2 आपके ऑक्यूपाइड हैं और 8 अनऑक्यूपाइड हैं। तो मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड का अनऑक्यूपाइड के साथ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन ऑल द रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड। जब 10 के 10 रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो ये 10 मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए लिया है, तो 10 कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। जितने रिसेप्टर होंगे अगर वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं तो रिस्पॉन्स क्या होगा, मैक्सिमम। दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट के लिए हम इसको नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जो ऑक्यूपेंसी थ्योरी है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देयर कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 स्टेज ड्यूरिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। जो ये अपने साइंटिस्ट थे गैडम और क्लार्क, इनकी जो ये ऑक्यूपेंसी थ्योरी थी ये सिर्फ 2 स्टेज के ऊपर ही वर्क करती है। एक तो क्या था कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर नोन एज एफिनिटी। एफिनिटी पे करता है, साथ में इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे करता है और एफिशिएंसी पे करता है। किस पे करता है भाई, कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंड करती है वो इसकी एफिनिटी हो गई। दूसरा कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसको इनिशिएट करने के लिए ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारी ऑक्यूपेंसी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एफिनिटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी, इसको हम अपने जो एंजाइम वाला चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी रहेगी कि एफिनिटी इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड टू द रिसेप्टर डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर की स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या है इस पर डिपेंड करेगी एफिनिटी। साथ में एफिनिटी का मतलब है ड्रग ने कितनी अच्छी तरीके से रिसेप्टर से बाइंड किया है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी वो देखिएगा। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होगा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय कंपाउंड रिलेटेड टू द रेफरेंस कंपाउंड। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो आपका रेफरेंस कंपाउंड था उसके कंपैरिजन में जो आपने ड्रग ली है उसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है। एफिकेसी का मतलब क्या होगा वो भी देख लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ और एबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। Now the second one, next theory is rate theory. What is rate theory? This theory is given by Patton.
पैटर्न ने इसको दिया था। एंड दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इनकाउंटर्स ऑफ ए ड्रग विद इट्स रिसेप्टर पर यूनिट टाइम। इसने ये कहा कि जो एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर का वो प्रोपोर्शनल रहेगा कि कितनी बार ड्रग ने इनकाउंटर किया है रिसेप्टर के साथ, पर यूनिट टाइम कितनी बार ड्रग ने इनकाउंटर किया है रिसेप्टर के साथ। साथ में जो ये थ्योरी है ये सजेस्ट करती है that activity is a function of rate of association and dissociation of the drug। हम क्या करते हैं, कोई ड्रग आई, रिसेप्टर के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और ये फर्दर ब्रेक करके आपको जो भी रिस्पॉन्स इसको देना है वो रिस्पॉन्स देगा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा जल्दी बनेगा और जितना ज़्यादा जल्दी ये ब्रेक करेगा उसी पर तो इसकी रेट डिपेंड करेगी। तो रेट थ्योरी ये बताती है कि जो आपका ड्रग और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बना था उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन की रेट क्या है, वो इसकी जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है इसको। According to the view, the duration of receptor occupancy determine whether a molecule is agonist, partial or complete। रेट थ्योरी ये बताती है कि जो रेट है या फिर जो टाइम है, कितने टाइम के लिए रिसेप्टर ऑक्यूपाई करता है ऑक्यूपेशन को, तो वो आपको बताता है कि जो साइट है वो एगोनिस्ट है या पार्शियल एगोनिस्ट है या फिर कंप्लीट एगोनिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वाज गिवन बाय कोसलैंड। हमने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एंजाइम के लिए भी पढ़ा था, उसमें हमने लोक एंड की थ्योरी पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जैसे आपके पास एक लोक है, ठीक है, इस लोक के अंदर एक होल होता है जिसमें आप की लगाते हो। अभी इस होल के अंदर कोई भी की तो नहीं लगेगी, एक पर्टिकुलर की होगी जो इसी लोक के होल के अकॉर्डिंग जिसका साइज होगा वही इसके साथ फिट होगी। तो बिल्कुल वैसा ही इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का भी कंसेप्ट है, कोसलैंड ने इसको दिया था। This theory was originally proposed for action of substrate and enzyme but could not apply to ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। मैंने कहा ना बिल्कुल वही सेम थ्योरी है, स्टार्टिंग में इसको एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था, ड्रग और रिसेप्टर की इंटरेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिसेप्टर्स नीड नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन एप्रोप्रिएट कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड टू बाइंड द ड्रग। इसने कहा कि जरूरी नहीं कि जो रिसेप्टर है आपका वो पहले से ही इतना सर्कल है, ड्रग का साइज ये है तो उस रिसेप्टर का साइज भी यही लेकर आपके पास वेट कर रहा होगा कि आइए ड्रग मेरे ऊपर अपना जो इफेक्ट है उसको दिखाइए। ऐसा नहीं होगा, ये अपना शेप को चेंज कर सकता है। ओके, एज अ ड्रग अप्रोचेज द रिसेप्टर, जैसे ही ड्रग इस जो ये साइट थी रिसेप्टर था इसके पास अप्रोच करेगी, एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा इसके अंदर। जैसे ड्रग का शेप ये वाला था तो ये भी कुछ ऐसा ही शेप यहाँ पर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंपाउंड है वो इसके साथ जो ड्रग है वो एंटर करेगी और बाइंड अप करेगी। तो ये था आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। आई होप आपको तीनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी कि ऑक्यूपेंसी थ्योरी क्या है, रेट थ्योरी क्या है और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या है।